बेटा लास्ट क्लास में तो मैंने आपको क्या किया है, मैक्सिमम चीज़ें बता दी है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब कुछ बता दिया है। आज की क्लास में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको पार्लियामेंट का कंसेप्ट बताने वाला हूँ, मैं आपको प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बताने वाला हूँ, मैं आपको स्टेट्स का कंसेप्ट बताने वाला हूँ और मैं गवर्नर के बारे में बताने वाला हूँ। इसका एक और लेक्चर बचेगा और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते बिना वेट करे। अच्छा, जैसे देखो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट हमारे देश की प्राइम बॉडी है जहां हमारे देश के लॉज बनाए जाते हैं। ठीक बात है। तो पार्लियामेंट में याद रखना हमेशा दो हाउसेस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ पीपल और दूसरा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ पीपल को एलएस या लोकसभा भी कहा जाता है और जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है उसको राज्यसभा भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में याद रखना जो हमारे देश का पार्लियामेंट है वो दो तरह के सेक्शंस में, हाउसेस में डिवाइडेड है। जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा होता है और जो अपर हाउस होता है उसे राज्यसभा बोलते हैं। मेरे शब्दों को ना थोड़ा अच्छे से क्या करना, आप याद रखना। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बताऊं, तो ये दोनों जो हाउसेस हैं वहाँ के मेंबर्स जो होते हैं मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम लिखा गया है। ये लाइन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन, यूनियन मतलब हमारी कंट्री, विच शैल कंसिस्ट ऑफ president and two houses to be known respectively as council of state। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या हो गया, राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल मतलब क्या हो गया, लोकसभा। ठीक है, पहले बताओ ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? हाँ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर ये समझ आ गया है तो अब आप आ जाओ प्रेसिडेंट पे। ठीक, देखो लिखा क्या है, लाइन्स को आपको थोड़ा सा ना अच्छे से समझ के पढ़ना होगा। क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्ट्रल कॉलीग, कॉलीजियम बोलते हैं मतलब ग्रुप होता है, कंसिस्ट ऑफ, कहाँ कौन कंसिस्ट है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब मैं आपको बताऊं अगर, तो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस कौन से हुए, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और इलेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या, विधानसभा। यहाँ के सारे मेंबर्स मिलकर नॉमिनेट करते हैं देश के प्रेसिडेंट को, उनकी कंसेंट से ही प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, ये बात भूलना मत। अब अगर किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया है तो उनकी पावर्स में क्या क्या आता है, तो जो आर्टिकल 53 है कॉन्स्टिट्यूशन का, याद रखना, वो बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन मतलब मेन पावर ऑफ द कंट्री वेस्ट विद प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही देश की एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो शक्तियां प्रेसिडेंट के पास है वो किसी के पास नहीं है, ये सुपर पावर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, सबसे पहले इनके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब होता है गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने की पावर। अगर किसी राज्य में सरकार नहीं बन पाई है बाय वॉट एवर बी द रीजन, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, फिर वहाँ के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफिस के थ्रू चलते हैं। दूसरी बात जो प्रेसिडेंट के पास है वो मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर होने का मतलब यह है कि अगर दूसरे देश से कोई वॉर कंडक्ट करना है तो प्रेसिडेंट की एसेंट या कंडीशन लगती है, परमिशन लगती है। तीसरी है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर। पार्लियामेंट में जब कोई लॉ बनता है तो बेसिकली वो इंडिया में एक्ट के फॉर्म में तभी पब्लिश हो पाता है जब पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है उनकी एक्सेंट या परमिशन हो। और आखिरी होती है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर मतलब पार्डन करने की पावर, माफ करने की पावर होती है। अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा दे दी है तो दया याचिका जो है वो प्रेसिडेंट के पास डाल सकता है और प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर्सन को माफ कर सकता है। ये बात भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउएवर ये याद रखना कि ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसका अपना कारण है और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट हो गया प्रेसिडेंट का, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑर्डिनेंस के ऊपर। ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ लॉ होता है। ये तब लगाया जाता है जब पार्लियामेंट के हाउसेस सेशन में ना हो। तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको आर्टिकल 1, 2, 3 के हिसाब से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं या कोई स्पेशल लॉ जरूरत पड़ने पर ला सकते हैं।
इसके लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परमिशन देंगे, उनके एडवाइस देंगे, तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज वो ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, एम्बिट ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज को एक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। जितनी लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है, वैसे ही टेम्परेरी लॉ बनाने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी है, ये बात भूलना मत। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? 1, 2, 3 में। मुझे उम्मीद है समझ आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ दिया? पार्लियामेंट का मतलब प्रेसिडेंट की पावर पढ़ दिया। अब आप आ सकते हो राज्यसभा पे। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा जो होती है काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाती है, मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। तो कैसे जाते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा याद रखना कि इसमें जो होते हैं टोटल 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, स्टेट्स के, और 12 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अलग अलग फील्ड के होते हैं और जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। टोटल आप देखोगे तो कितने हो गए? 238 और 12 250 हो गए। तो इसमें आपको ये याद रखना है बात को कि जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उसमें 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, और बाकी अलग अलग स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? 238 होते हैं, याद रखना। अब किस स्टेट को कितना एलोकेशन होता है बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर डिसाइडेड है, और डिसाइड करने के लिए कौन से स्केड्यूल का इस्तेमाल किया गया है? तो याद रखना 4th स्केड्यूल, चौथे स्केड्यूल में बोला गया है। याद रखना कौन सा स्केड्यूल? चौथे स्केड्यूल में बोला गया है कि राज्यसभा में कहां से कितने मेंबर्स जाएंगे, ये बात भूलना मत आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको करना रहेगा। अच्छा, लोकसभा का क्या हिसाब किताब है? तो लोकसभा को आप थोड़ा सा अच्छे से समझो, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ऊपर आपको राज्यसभा समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना फिर से। लोकसभा की मैक्सिमम बेटा जो स्ट्रेंथ होती है वो 552 की होती है, याद रखना। इसमें क्या होता है? 530 मेंबर जो होते हैं आम जनता इलेक्ट करती है, और जो 20 मेंबर होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं, ठीक है, और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब ब्रिटिशर चले गए पर उनके जो कुछ लोग रह गए उनकी तरफ से होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो देखो एक बार रिवाइज करते हैं। लोकसभा जो असली हाउस ऑफ पीपल है उसमें 552 मेंबर है, 530 ऐसे जिनको आम जनता वोट करती है लोकसभा चुनाव में अपॉइंट करती है, 20 मेंबर ऐसे यूनियन टेरिटरी के हैं, और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये बात आप भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगर ये आपको समझ आ गया है, क्लियर है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। आगे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट पे, कि देश में सरकार कैसे बनती है, मिनिस्टर्स कैसे होते हैं। तो याद रखना कभी भी जब देश में सरकार बनती है ना कोई भी, तो जो हेड होते हैं उस सरकार के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एट द हेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट को अलग अलग बातों पर एडवाइस करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर देश को चलाते हैं। जैसे अभी मोदी जी हैं वो देश को चला रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की अगर आप बात करोगे प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के 15% मेंबर हो सकते हैं। जैसे 530 मेंबर हैं जैसे हमारे चुने हुए, ठीक है, 20 कहाँ से आए हैं? यूनियन टेरिटरी से, 2 कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो उसके 15% जो होते हैं वो मिनिस्टर्स में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात भूलना मत। ठीक, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फिर सबको चयनित करते हैं, सबको चयनित मतलब सिलेक्ट करते हैं और सबको शपथ दिलाते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर और जितने मिनिस्टर है टोटल जो लोकसभा है उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये याद रखना है आपको। अब जैसे स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में होती है विधानसभा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जैसे छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है तो यहाँ विधानसभा है, लेकिन जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे अगर नाम इनका लिया जाए, आंध्रा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ना जो बोल रहा हूँ याद रखना, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ना बेसिकली 2 तरह का हाउसेस होता है स्टेट के अंदर भी। जैसे पार्लियामेंट क्या है देश के लिए, वहाँ पर क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। वैसे स्टेट में सिर्फ क्या होना चाहिए? विधानसभा। लेकिन इन स्टेट्स में भी 2 हाउसेस हैं, एक होता है विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और दूसरा होता है विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो इसके भी अलग अलग इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अलग होते हैं। इन स्टेट्स में ये 2 हाउसेस होते हैं, याद रखना। बाकी जैसे हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़, वहां पे एक ही हाउस है, कौन सा? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जिसको आप क्या बोल सकते हो? विधानसभा बोल सकते हो। यहाँ पर स्टेट के लिए लॉ बनाए जाते हैं। तो
तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, जहाँ तक डाउट नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। तो ये देखो, आप यहाँ पे ये टिक कर दो, ये पढ़ दो जो मैंने बोला, आपको यहाँ पे लाइन मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ मैं अगर ये समझ आ गया हो तो। लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होता है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख लो कौन होता है, कितने होते हैं लोग। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईस्ट स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड less than 60 member chosen by direct election from टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। शब्दों का मतलब समझ लो, विधानसभा में कभी मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं और कम से कम 60 मेंबर होंगे। और इनको कौन चुनेगा, तो कंस्टिट्यूएंसी, जैसे दुर्ग एक कंस्टिट्यूएंसी, रायपुर साउथ एक कंस्टिट्यूएंसी, रायपुर नॉर्थ एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से मेंबर चुने जाएंगे। ये बात भूलना मत आप बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन होता है, तो जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके जो 1/3 होते हैं उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया जाता है। ये बात भी मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। तो कितने मेंबर होते हैं, तो कम से कम याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने थे, 500 से ज़्यादा नहीं और 60 से कम नहीं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने, 40 होने चाहिए। किन स्टेट्स में दोनों हाउसेस की ज़रूरत है, तो आपको स्टेट की लिस्ट अभी मैंने बता दी थी ऊपर टिक करके, आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी देख लो। इन स्टेट्स में दोनों हैं बेसिकली, कौन कौन से हैं हमारे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और काउंसिल भी है। आपको मैंने सारा कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है, आप इसको क्या करना, अच्छे से करना। ठीक है, जैसे पूरे देश के लिए जो होता है प्रेसिडेंट होता है, वैसे एक स्टेट के लिए याद रखना बेटा गवर्नर होता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट को चलाने की पावर किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है, बात याद रखना। ठीक है, एक स्टेट का एक ही गवर्नर होता है, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर नहीं बनाए जा सकते जब तक कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो। ठीक है, भूलना मत, एक्सेप्शनल सिचुएशन वर्ड याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, मतलब स्टेट के लिए टेम्परेरी लॉ बना सकता है आर्टिकल 213 के हिसाब से। प्रेसिडेंट की किस्में थी 123, गवर्नर की किस्में 213। गवर्नर की भी वही पावर है जो प्रेसिडेंट की है, बस इसके पास मिलिट्री पावर नहीं होती है। किससे वॉर कराएंगे भाई, स्टेट से, स्टेट में थोड़ी ना वॉर हो सकता है। तो ये आपको गवर्नर का कंसेप्ट क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो आज के लेक्चर में आपके लिए इतना काफ़ी है, भूलना मत। लास्ट थिंग याद, लाइन को ज़रूर टिक कर देना, इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो पास होता है वो 6 हफ्तों के लिए वैलिड होता है, और जब वापस से पार्लियामेंट का सेशन या असेंबली का सेशन गैदर होता है तो डिसॉल्व हो जाता है वो ऑर्डिनेंस या टेम्परेरी लॉ। आज के लिए पढ़ने का इतना है, इतना आप एकदम अच्छे से आज क्या करो, पढ़ डालो। अब एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म हो जाने वाला है।